नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की डेट आपको पता ही होगी। 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसमें अपनी तैयारी चल रही थी मैथ और रीजनिंग की, जिसमें आज हम देखने वाले रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले मैंने आपको 6 करा रखी है, उम्मीद है आपने उसे देखी होगी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर आपको पता है एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आने, जिसमें 20-20 के सेक्शन में सबको बांटा गया है। 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और रीजनिंग बहुत ही आसान आएगी, बट आपकी स्पीड कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और आपके माइंड में हर एक लॉजिक चलना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दो साथ में अपनी क्लास शुरू करेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, याद रखना, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, बट आपको ईमानदारी के साथ में मेहनत करनी होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 23 का संबंध 13 से है, वही संबंध 54 का किससे होगा? तो आप कहेंगे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? ऑप्शन की तरफ आपकी नजर जानी चाहिए। आप कहेंगे 23 से आपको 13 में जाना है, तो कहीं ना कहीं 10 कम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 10 कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार से तो आप कहेंगे कहां पर पहुंचेंगे? आप 44 में पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर का तीसरा सही हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या था? आपको 10 घटा देना है। क्या करना है? 10 घटा देना है। इसलिए आपका पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें बताना है भिन्न क्या है। संकट, दुख, कल्पना और घृणा। संकट, दुख, कल्पना और घृणा, इसमें बताना है अलग क्या है, भिन्न क्या है। तो आप कहेंगे संकट आना, दुख आना, घृणा करना, ये कहीं ना कहीं एक चीज एक जैसे हैं। आप कह सकते हैं एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है, पर्यायवाची हैं। जबकि कल्पना करना क्या होता है? इन सब से अलग होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? कल्पना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर की बात करें। 3 नंबर से पहले इन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए हमें जगह चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को करते हैं, इसके बाद 3 नंबर करेंगे। इसमें देखो, आप कहेंगे 38 प्लस 15 से आपने 66 कैसे बनाया? आप कहेंगे जोड़ने से कभी नहीं आएगा, घटाने से कभी नहीं आएगा। फिर क्या किया गया है? इसमें इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो आप कहेंगे 8 3 11 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ा गया तो आप कहेंगे 5 1 6 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो 9 2 11 यहाँ से आएगा, 3 6 9 आएगा, और 9 का 11 हम करेंगे तो 99 आएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। आप कहेंगे सर 8 2 10 यहाँ से निकलेगा, और 4 4 8 यहाँ से निकलेगा। दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना है? 80 आएगा, और 80 आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, 80 क्या है? आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया कि लाभ, लाभांश और बोनस, इन तीनों से मिलकर के बताइए कौन सा वेन आरेख सही होगा। आप कहेंगे, हम बात करेंगे लाभांश की बात करेंगे, तो याद रखना जो हमारा पहला तो गलत हो जाएगा, हमारा ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब बात आई ये दूसरा हमारा सही होगा। कैसे सही होगा? तो आप कहेंगे लाभांश में क्या होता है? लाभ भी तो होता है और बोनस भी होता है ना, दोनों का। क्योंकि बोनस भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही तो होता है। बोनस भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही तो होता है। तो आप कहेंगे इसलिए हमारा क्या होगा? ये लाभ के अंतर्गत दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी, इसलिए हमारा ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, खेत का संबंध जो किसान से है, जो खेत का संबंध किसान से, तो बताइए वही संबंध वेधशाला का किससे होगा? आप कहेंगे खेतों में कौन काम करता है? किसान काम करता है। तो वेधशाला में कौन काम करता है? दूरबीन
कभी नहीं हो सकता है। तारे काम करते हैं क्या, कहेंगे आप बिल्कुल भी। अंतरिक्ष यात्री कहाँ काम करता है बच्चे, इसमें कौन करता है, खगोल वेदा। जो खगोल वेद होते हैं वो वेधशाला में काम करते हैं, इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा बचा है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 18 7 25 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, आप घटा देंगे तो 36 आएगा। ठीक है, इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे, देखिए एक में घटा देंगे 0, 12 में 6 घटा देंगे 6, यानी कि 60 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आपको नहीं पता है, फिर से आप एक बार अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 18 आएगा। इन दोनों का अंतर बच्चे आप निकालेंगे तो 10 में से 6 घटा देंगे 4 बचेगा, और इसके बाद में 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपको भी नहीं पता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चे यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 6 का आएगा। इसका मतलब आंगी अंतर भी कितने का आना चाहिए, 6 का आना चाहिए। कितने का अंतर आना चाहिए, 6 का। तो 24 में आप 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 30 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 90 आ जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, 121 में 90 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। 121 में आप 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 आएगा, 9 2 11, 1 1 2, यानी कि 221 आएगा। क्या आएगा, 211, और 211 ही आपका क्या आंसर है, 211 ही आपका क्या राइट आंसर है। तो इसमें इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आपका कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको इसमें अंतर का भी अंतर निकालना पड़ेगा, अंतर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले प्रश्न के लिए हम बात करें। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि रानी के पिता का चाचा, यदि रानी के पिता का चाचा, यदि रानी के पिता का चाचा अनूप के पिता का पोता है, अनूप के पिता का पोता है, अनूप के पिता का पोता है। इसके बाद लिखा है और अनूप अपने पिता का, और अनूप अपने पिता का, अनूप अपने पिता का, अनूप अपने पिता का, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो, इकलौता पुत्र है तो, इकलौता पुत्र है तो, इकलौता पुत्र है तो आपसे पूछा गया है कि बताइए अनूप का रानी से क्या संबंध है, अनूप का रानी से क्या संबंध है, अनूप का रानी से क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देख लेते हैं, लिखा है आपके पास में, यदि रानी के पिता का चाचा अनूप के पिता का पोता है और अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो बताइए अनूप का रानी से क्या संबंध होगा। तो आप पहले डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है, रानी के पिता, आप कहेंगे यहाँ पर रानी है और रानी के पिताजी यहाँ पर हो जाएंगे, तो रानी के पिता का चाचा, रानी के पिता का चाचा, तो इसके भी चाचा, तो चाचा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, रानी के पिता का चाचा अनूप के पिता, और यहाँ पर जो अनूप के पिता का पोता है, अनूप के पिता का पोता है। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से। यदि रानी के पिता का चाचा, ठीक है, अनूप के पिता का पोता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर रानी के पिता का चाचा ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे फिर क्या लिखा है, चाचा अनूप के पिता, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं अनूप है तो अनूप के पिताजी यहाँ पर आ जाएंगे, अनूप के पिता का पोता है कौन, ये। ठीक है, यदि रानी के पिता का चाचा, तो इसके ये क्या होंगे, इसके ये हो जाएंगे ग्रांड सन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसकी क्या ग्रांड सन, यानी कि पोता हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपसे पूछा गया है इसके बाद में, और अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा है। जो अनूप है अपने पिता का इकलौता बेटा, यानी कि इसके पिता है, ठीक है, अपने इकलौता पुत्र है। अनूप का रानी से क्या संबंध है, तो बताना इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसके पिता के ये ग्रैंडसन है, और ये इसके कौन है, तो आप कहेंगे ये इसके हो जाएंगे क्या, ये इससे भी छोटे हैं, ठीक है, ये इससे भी छोटे हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन में याद रखना, इसमें क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था ग्रांड सन आ रहा था, क्या आ रहा था, ग्रांड सन आ रहा था, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। तो चलिए बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अगली क्लास में ले लेंगे अगर क्वेश्चन में कोई एरर होगी तो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखेंगे अगला, ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चलिए बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है क्या, अगला प्रश्न हमारे पास ये लिखा है 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए। 60% कर्मचारी, 60% कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कैसे सब गवर्नमेंट है, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए, हड़ताल पर गए, हड़ताल पर गए। 60% कर्मचारी हड़ताल पर गए, ठीक है। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, श्री गोपाल, श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, एक सरकारी कर्मचारी है, क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है। ये तो हमारा कथन है, और आपसे निष्कर्ष क्या पूछा गया है, पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है श्री गोपाल हड़ताल पर चले गए। श्री गोपाल, श्री गोपाल हड़ताल पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, ये पहला निष्कर्ष है, ठीक है। दूसरा पूछा गया आपसे श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। श्री गोपाल ने, श्री गोपाल ने, गोपाल ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, हड़ताल में हिस्सा या भाग नहीं लिया, भाग हिस्सा नहीं लिया। इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। देखिए कथन हमारे पास है कि 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, ठीक है। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, तो कथन है, और आपसे निष्कर्ष पूछा गया है श्री गोपाल हड़ताल पर चले गए, सही है या गलत है। श्री गोपाल ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, इनमें से कौन सा सही है, दोनों सही, दोनों गलत, या पहला सही दूसरा सही, सही गलत है। तो देखिए 60 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तो ये बात तो सही है, लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि गोपाल एक गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि वो 60% में गोपाल शामिल होंगे, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 40% में हो सकता है 40% में आ जाए। इसका मतलब हम 100% नहीं कह सकते ये उसमें शामिल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हड़ताल पर हो सकता है गया हो सकता है ना गया हो। दूसरा, श्री गोपाल ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसने हिस्सा लिया या नहीं लिया। इसका मतलब देखो वो गवर्नमेंट है, इसका मतलब वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, हिस्सा ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा केस चलेगा, या तो पहला, या तो पहला, या तो दूसरा, यानी कि या तो वो जाएगा या तो नहीं जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा फॉलो, यानी कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, है ना, क्योंकि 100% हम किसी चीज में श्योर नहीं कि वो गया या नहीं गया, तो वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, तो इसमें आइदर का केस लगता है, ठीक है, आइदर का इसमें केस लगता है, तो इसमें आइदर का लगाएंगे, या तो पहला या तो दूसरा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास है डाइस का क्वेश्चन लेंगे। डाइस का क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, पहली डाइस है, ये दूसरी डाइस हमारे पास है, और ये तीसरी डाइस हमारे पास है। इसमें से आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर लिखा है ये काला है, ब्लैक है,
और इसके बाद में ये सफ़ेद है, वाइट है, और ये हमारे पास पीला यानी कि येलो, और इसमें लिखा है हमारे पास ऊपर रेड यानी कि लाल है, यहाँ पर ब्लैक यानी कि काला है, और यहाँ पर ग्रीन यानी कि हरा है, और इसमें दे रखा है ब्राउन यानी कि भूरा, और ऊपर दे रखा है ग्रीन यानी कि हरा, और यहाँ पर दे रखा है येलो यानी कि पीला। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए लाल के विपरीत, लाल के अपोजिट कौन सा डाइस बनेगा, लाल के अपोजिट, ठीक है, लाल के विपरीत बताना है, विपरीत कौन सा कलर आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले डाइस में आप देखेंगे जिसके विपरीत पूछा जाता है, आप देखेंगे वो कहाँ पर लिखा है। आप कहेंगे लाल के विपरीत पूछा गया है, पहले वाले डाइस में लाल नहीं लिखा है, हम केवल किस में लिखा है, सेकंड, तो सेकंड को या तो पहले के साथ लेंगे या तो सेकंड को थर्ड के साथ लेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास पहले को यदि हम दूसरे के साथ लेते हैं तो इन दोनों में मिल क्या रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर काला, यहाँ पर भी लिखा है काला, यहाँ पर लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर काला, काला की बात क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर लाल आएगा, लाल की बात क्या आएगा, हरा आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर भी घुमाना है, आप कहेंगे काला आएगा पहले, और काला के बाद में जब आप इस डाइस को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो आप कहेंगे पीला आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, सफेद आएगा। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। आपसे तो पूछा गया था लाल के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए लाल के विपरीत पीला होगा, लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आपसे हरा का पूछा जाता तो आप बताते सफेद, ठीक है। तो लाल का आपसे पूछा गया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर पीला आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले सवाल की यदि हम बात करें तो लिखा है तारा, तारा उपग्रह, तारा, फिर लिखा है हमारे पास उपग्रह, तारा उपग्रह, इसके बाद में ग्रह ब्रह्मांड, ग्रह, ग्रह के बाद में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड लिखा है, ब्रह्मांड के बाद हमारे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। इसे आप किस क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे तब तक। नेक्स्ट हमारे पास है 32, 8, 4 प्लस का 5 इंटू 6 बराबर 30, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है मल्टीप्लाई एंड प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस, प्लस, दूसरा आपका दे रखा है डिवाइड, डिवाइड एंड माइनस, तीसरा दे रखा है इंटू एंड डिवाइड, और लास्ट में दे रखा है डिवाइड एंड प्लस। इसमें आपको चेंजमेंट करना है, बताना है कौन सा राइट हो। देखिए हम बात करेंगे तारा, उपग्रह, ग्रह और ब्रह्मांड को आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, छोटे से बड़े क्रम की ओर चलना। अब आपको ये देखना है तारा छोटा है, उपग्रह छोटा होता है, ग्रह छोटा होता है या ब्रह्मांड छोटा होता है। इनमें से सबसे पहले जो छोटा होगा उसे लिखेंगे, उससे बड़ा होगा। तो आपको अच्छे से पता है इनमें सबसे छोटा क्या होगा, इनमें सबसे छोटा स्टार हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, स्टार, यानी कि ग्रह, तारा हो जाएगा। इसके बाद आप कहेंगे उपग्रह हो जाएगा, फिर पास ग्रह आ जाएगा, और इसके बाद क्या आएगा, ब्रह्मांड आ जाएगा। ब्रह्मांड तो सबसे बाद में जाएगा क्योंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत तो सारी चीज आती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे तारा आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले तारा आएगा, फिर उपग्रह आएगा, फिर क्या आएगा, उपग्रह आएगा, फिर आप कहेंगे इसमें ग्रह आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, ब्रह्मांड आएगा, ठीक है। इसे आप नंबरिंग कर देंगे और जो भी आपका नंबरिंग में आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो लिखा है 32 - 8 डिवाइड 4 प्लस 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। इसमें आपको प्लस, इन चिन्हों को, इन सिग्नल, इनको क्या करना है, आपको चेंजमेंट करना है, यानी कि जो सिंबल दे रखे हैं इनको आपस में बदलना है, और किसी एक ऑप्शन को पुटअप करने से लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाएगा। जो बराबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम पहला चेक करने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस करेंगे, तो देखो जहां पर मल्टीप्लाई है आप यहां पर तो प्लस करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे आप हल करेंगे तो क्या 30 आ रहा है, चेक करेंगे आप। 8
पहले क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8। 30 में से 2 घटाएंगे, 32 में से 30 घटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 32 आएगा, यहाँ पर 4 का भाग देंगे 2, तो 32 में से 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे 30 आएगा, और इन 6 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 30 60 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लाना है, तो आपको तो लाना है 30, यानी कि पहला तो हमारा गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे का, तो जहां पर लिखा है हमारे पास माइनस, वहां पर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर माइनस करेंगे, चेक करेंगे, 8 चौको 32, आप कहेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप कहेंगे 4 यहाँ पर आया, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30, बिल्कुल सही है, आपका दूसरा ही राइट हो जाएगा। कैसे, आप कहेंगे 8 चौको 32, 4 आया, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे 6 पंचे 30 का 30 हमारे पास लिखा है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लिखा है हमारे पास 4 19 एंड 3, इसके बाद हमारे पास लिखा है 18 330, और यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 23 लिखा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर 1 लिखा है। इसमें आपको बताना है इस खाली जगह पर क्या आने वाला है। तो आप कहेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, और इसमें से आप 3 जोड़ेंगे तो 16 3 क्या आएगा, 19 आएगा। यानी कि ऊपर वाले के स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला जोड़ेंगे तो 20 की संख्या मिल जाएगी। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, 18 का करेंगे 324, 324 में 6 जोड़ेंगे तो 330 आ जाएगा। आप 23 के स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 23 के स्क्वायर क्या होता है, 529 हो जाएगा। 529 में एक आप जोड़ेंगे तो 530 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 530 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या था, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाला जोड़ेंगे तो 20 वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल की यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, और ये हमारे पास एस लिखा है। इसमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर दर्पण लगाया गया, यहाँ पर दर्पण लगाया गया। आपसे कहा गया है कि अगर राइट में दर्पण है तो ये फिगर किस प्रकार से बनेगी। तो आप जानते हैं जब राइट उसमें दायां बायां आपस में चेंज हो जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये तो सेम ऐसे बनी रहेगी, ये वाला उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, और ये इधर चला जाएगा, ये तो आएगा। एस भी अपनी पोजीशन इस प्रकार से बदल लेगा, और नीचे जैसा तो ऐसे बना ही रहेगा। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हमारे पास नीचे रखा होता है तो ऊपर नीचे बदलता है, राइट में लेफ्ट में होगा तो राइट लेफ्ट में जाएगा, नीचे मिरर होगा या ऊपर होगा तो हमेशा ऊपर नीचे बदलता है, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारे पास है, देखो लिखा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 व्यक्ति हैं और ये 2 पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। ये 2 पंक्तियों में बैठे हैं, याद रखना 6 व्यक्ति हैं और ये 2 पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। 2 पंक्तियों में बैठे हैं। इसके बाद में 3 लोग एक साथ बैठे हैं, याद रखना 3 लोग एक साथ बैठे हैं, 3 लोग एक साथ बैठे हैं, ठीक है। पूरी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे बट आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है और जरूरी नहीं कि इसी पर है। अब इसमें कहा गया ई पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। पहली कंडीशन, ई जो है ये पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, किसी छोर
पर नहीं है, यानी कि जो ई है ये अंत में या प्रारंभ में नहीं आ सकता है, ठीक है। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर इसकी पोजीशन है। फिर आपसे कहा गया है सी ई का पड़ोसी है, जो सी है ये ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी है। फिर आपसे कहा गया है और डी तिरछे विपरीत बैठा है, और डी के और डी के तिरछे विपरीत बैठा है, तिरछे विपरीत बैठा है, विपरीत बैठा है, ठीक है, बैठा है। इसके बाद में बैठा एफ का पड़ोसी है, जो बी है ये बी है, बी एफ का पड़ोसी है, ठीक है, बी पड़ोसी है। तो बताइए बी के विपरीत क्या आएगा, तो आपको बताना है विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत क्या आएगा, विपरीत क्या आएगा। देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये बोला गया कि दो पंक्ति हैं, तो एक पंक्ति हमारे पास ये है, दूसरी पंक्ति हमारे पास ये, एक पर्सन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, यानी कि तीन ऊपर बैठे होंगे तो तीन नीचे बैठे होंगे, है ना, ऐसे ही बैठे होंगे। आपसे कहा गया है कि दो पंक्ति जिसमें तीन तीन लोग एक साथ बैठे हैं। फिर आपसे कहा गया है कि ई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं, ना तो यहाँ पर ई आ सकता है, ना यहाँ पर आ सकता है, ना यहाँ पर और ना ही यहाँ पर, किसी ना तो प्रारंभ में आएगा ना तो अंत में आएगा। आगे देखो डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जो है एफ के बाएं, अगर ऊपर वाले व्यक्ति इधर देखेंगे तो सबका दायां ये होगा, ऊपर वालों का दायां ये होगा, है ना, इनका बायां ये होगा या नहीं होगा। जो नीचे व्यक्ति बैठे हैं इनका ये बायां होगा और इनका ये दायां होगा। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, दायां बायां। तो आपसे कहा गया है डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर हम यहाँ पर डी को बैठा दें तो आप कहेंगे यहाँ पर फिर एफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो बाएं दूसरा बनेगा, पहला दूसरा। आगे देखो बाएं दूसरे स्थान पर है, सी ई का पड़ोसी है, सी और ई का पड़ोसी है, जो सी है वो ई का पड़ोसी, तो ऊपर कहीं आ सकता है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो और ई किसी कोने पर नहीं हो सकता, इसका मतलब ई तो हमेशा बीच में आएगा, ये बात फिक्स है, ई हमेशा बीच में आएगा। आगे देखो सी ई का पड़ोसी है, जब यहाँ पर सी आया तो यहाँ पर ई या तो यहाँ पर आ सकता है या तो यहाँ पर आ सकता है। आगे देखो जो डी के तिरछे विपरीत है, डी के विपरीत है, तो डी यहाँ पर है, तो ये 100% क्लियर होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा, तभी तो तिरछा विपरीत बनेगा, तभी तो बनेगा। आगे देखो बी जो है एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, यहाँ पर बी आ जाएगा, तभी तो इसका पड़ोसी बनेगा। आगे देखो बी एफ का पड़ोसी है, तो आपको बताना है बी के विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत क्या आएगा, है ना। अच्छा लेकिन एक बात आपसे ये कही गई थी कि ई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं आना चाहिए, ई पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं आना चाहिए। तो आप ई को कहाँ लिखेंगे, आप ई को बीच में लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, ई को बीच में लिखेंगे, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। सी ई का पड़ोसी है, देखो सी जो है ई का पड़ोसी हो गया। अब आपसे आप बचा क्या, आप कहेंगे ए बचा, तो आपने यहाँ पर ए को बैठा देना है, बैठा दिया। अब आपसे पूछा गया था बताइए बी का अपोजिट क्या होगा, यानी कि बी के सामने कौन बैठा है, तो आपका आंसर आना चाहिए ई बैठा है। कौन बैठा है, तो आप कहेंगे बी सामने ई बैठा है। चलिए बात करेंगे अगले सवाल की, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई आ जाएगा। बी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट है भूपेश पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है, भूपेश पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है, चलना आरंभ करता है, पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है, ठीक है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, 70 मीटर
चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ता है। 70 मीटर जब चल लेता है वह बाएं मुड़ जाता है, और 35 मीटर चलता है, और फिर 35 चलता है, और 35 मीटर चलता है, और कितना चलता है याद रखना, 35 मीटर फिर से चलता है। ठीक है, और 35 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर